स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अब अल्कीन अल्केन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम स्टेबल है, अल्कीन अल्केन से ज्यादा रिएक्टिव है। मेन वजह क्या है? सबसे मेन वजह वो पाई बांड है, उसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि सिग्मा बांड मतलब मैक्सिमम ओवरलैप में वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सपोजिडली पाई बांड के अंदर मौजूद है तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रोपाइल हमला आवर हो सकता है, तो इसलिए इनकी स्टेबिलिटी अल्केन के कंपैरिजन में वो कम है। अब इसकी आपस में रिलेटिव स्टेबिलिटी को, इनकी आपस में स्टेबिलिटी को अगर हम देखें तो ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स के ऊपर। वो फैक्टर्स क्या है? नंबर 1 पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के पोजीशन पर डिपेंड करता है। नंबर 2 नंबर एंड नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, नंबर और नेचर सब्स्टिट्यूट की तादाद कितनी है इसमें और कौन से नेचर वाले सब्स्टिट्यूट है, इस पर भी इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। और नंबर 3 वो हम कह लेंगे कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूट किन किन पोजीशन पर आ रहे हैं इन पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, अब अगर गहराई में हम इसके चले जाए, इसके तह तक गोता लगाए, तो ये चीज़ फिर ख़त्म होने वाली नहीं है इस क्लास के अंदर, और आपके लेवल के भी वो नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ जो आपके बुक में दिया गया है उसके साथ मैं एक्सप्लेन कर लूँगा। बाकी अगर इन तीनों को कंप्लीटली गहराई के साथ अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो इस एक एक के ऊपर इतना बहस हो सकता है मुख्तलिफ अल्कीन्स को उठाकर कि आपको फिर ऐसा लगेगा कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो पीएचडी कर रहे हो। तो आप पीएचडी नहीं कर रहे हो, एफएससी के स्टूडेंट हो। जो एग्जाम्पल आपके बुक के अंदर है वही इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए अप्लाई कर देंगे और वो एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, यहां पर हम एग्जाम्पल ले लेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन की हाइड्रोजनेशन हो रही है, हाइड्रोजनेशन है, देख लो। ऑक्सीजनेशन है, मतलब कंबस्शन हो रही है। ठीक है, हीट्स ऑफ कंबस्शन की बात हो रही है। हाँ, कंबस्शन, ठीक है। अब ये ब्यूटीन है, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा और वो बात आ रही है ना बीच में, ये ब्यूटीन है, ये ऑक्सीजन है और ये कंबस्शन हो रही है। अब हम वही करने वाले हैं। एक एक ब्यूटीन के आइसोमर को उठाकर उसकी कंबस्शन को हम देखेंगे कि कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। उसकी एनर्जी को देखकर हम उसकी स्टेबिलिटी का अंदाजा लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, इसको हम क्या कहेंगे, 1 ब्यूटीन। ठीक है, इसकी अगर हम कंबस्शन कर लें तो एनर्जी तकरीबन वो इसके अंदर जो रिलीज हो रही है कितनी है, 2000, देख लो किताब के अंदर मौजूद है ना, पेज नंबर 129 पर, 2719 किलो जाउल पर मोल, 2719 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, अच्छा अब देखते जाओ, ये 1 ब्यूटीन है, इसको हम कहते हैं क्या, 1 ब्यूटीन की कंबस्टन 2719 किलो जाउल एनर्जी रिलीज कर रही है। अब CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, CH3H और H, इसको हम क्या कहते हैं, सिस। जब एक तरफ दोनों अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो, बल्कि ग्रुप्स एक ही तरफ हो, उसको हम फिर सिस कहते हैं, सिस 2 ब्यूटीन। अच्छा, अब इसकी अगर हम कंबस्टन करें, +6O2 4CO2 +4H2O, एनर्जी जो रिलीज होगी वो होगी तकरीबन 2712 किलो जाउल पर मोल। किताब में देख लेना, अगर मैं गलत हो चुका हूं तो फिर बता लेना। ठीक है, 2712 किलो जाउल पर मोल, ठीक ही होगा। अच्छा, नंबर 3 वो हम ड्रा कर लेंगे, C डबल बॉन्ड CH3H CH3।
अच्छा, ये डबल बॉन्ड अब घूम गया ना, अब मिथाइल बल्कि ग्रुप्स अपोजिट साइड पर आ गए, इसको हम कहते हैं ट्रांस टू ब्यूटीन। अच्छा, इसकी अगर हम कंबस्टन कर ले, ये ब्यूटीन है, ये ऑक्सीजन है और ये इसकी कंबस्टन हो रही है, कंबस्टन हम कर लेते हैं 4H2O। वो एनर्जी जो रिलीज होगी इससे वो होगी 2707 किलो जूल पर मोल। अच्छा, अब आइसोब्यूटीन को ले लेते हैं, ये दोनों बल्कि ग्रुप्स एक ही कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। ये हुआ आइसोब्यूटीन या ब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन। इसकी अगर हम कंबस्टन करें तो वो होगा 4CO2 + 4H2O। एनर्जी जो इन्वॉल्व हो रही है वो एनर्जी होगी कितनी है, 2703 किलो जूल पर मोल। अच्छा, अब देख लो रिलेटिव स्टेबिलिटी को, इनमें सबसे स्टेबल कौन है, जो सबसे ज्यादा कम एनर्जी, जो सबसे कम एनर्जी वो रिलीज कर रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। सबसे कम एनर्जी आइसोब्यूटाइलिन रिलीज कर रहा है, वो ज्यादा स्टेबल है। सबसे ज्यादा एनर्जी ब्यूटीन रिलीज कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी थी। जब सबसे ज्यादा एनर्जी एक कंपाउंड के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब ये हाईली रिएक्टिव है, ये रिएक्शन करेगा अपनी ज्यादा एनर्जी की वजह से, तो वो कम स्टेबल है। सबसे कम स्टेबल वो ये है 1 ब्यूटीन, इसकी एनर्जी हाई रिलीज हो रही है। अब देखो डबल बॉन्ड का पोजीशन यहां पर है तो इसकी स्टेबिलिटी इस लेवल की है। डबल बॉन्ड का पोजीशन वो हम तब्दील कर लेते हैं, एक की बजाय वो 2 पर आ गया, ठीक है। डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होते ही, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होती ही उसकी एनर्जी, वही ब्यूटीन है सॉरी, उसकी एनर्जी कम हो गई, मतलब स्टेबिलिटी उसकी बढ़ गई। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट्स भी आ गए, नंबर एंड नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूट, दो और उसकी पोजीशन। अब इसको देख लेते हैं, नंबर, नेचर और पोजीशन एक ही एग्जांपल में सब आ गए। अब एक एग्जांपल में इसलिए आ गए, इसके पहले मैं बता चुका हूं, अगर अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत गहरे चले जाएंगे, पर समझ में नहीं आ जाएगा और भी काम है आपके बुक में करने के लिए, तो हम इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मिथाइल सब्स्टिट्यूट है, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई, एनर्जी कम रिलीज हो गई, सब्स्टिट्यूट भी आ गए। अब इन सब्स्टिट्यूट का पोजीशन वो चेंज कर लेते हैं, सिस 2 ब्यूटीन से ट्रांस 2 ब्यूटीन कर लेते हैं। पहले यहां पर थे, अब यहां हो गए, तो एनर्जी और भी कम हो गई, स्टेबिलिटी और भी बढ़ गई, मतलब पोजीशन पर भी ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और नेचर पर भी डिपेंड कर रहा है। यहां पर देखो पोजीशन फिर से बदल गई, दोनों एक ही कार्बन के साथ अटैच हो गए, इसकी पोजीशन, सब्स्टिट्यूट की पोजीशन बदलने की वजह से एनर्जी और भी कम हो गई और भी ये स्टेबल हो गया, ये ब्यूटीन। इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, नंबर एंड नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूट और पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूट, इस पर डिपेंड करती है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। बात यहां तक आ गई समझ में? अच्छा, नेक्स्ट वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स। यार ये तो खुद देख लेना इसमें क्या चीज है स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स का साख्त वो कैसे होता है। अच्छा, यहां पर एक अल्कीन E3 को चलो ड्रा कर लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये E3 C2H4 E3 हो गया ना। अच्छा चलो ठीक है, E3 हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड 4 बन रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 4 हाइब्रिड सिग्मा बॉन्ड वो sp3 से ही बन सकते हैं। ये पहले हम हाइब्रिडाइजेशन में फर्स्ट ईयर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसको थोड़ा सा फिर रिवाइज कर लेना, कहीं पर दिक्कत हो फिर मुझको बता लेना, वो भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर बॉन्ड डबल हो तो इसका मतलब अब sp3 से देखो डबल बॉन्ड हो, तो sp3 सिंगल बॉन्ड के लिए था, डबल बॉन्ड हो तो ये हो गया sp2, जो एक p रह रहा है,
ये sp2 यहां पर सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड में, एक पाई बॉन्ड होगा। ये पाई बॉन्ड जो बन रहा है ये इस अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल से बन रहा है। स्ट्रक्चर याद है ना कार्बन का, spp, वो px py pz और ये s, इससे एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वहां पर चला जाता है। तो ये sp2 तो बन गया, sp2, ये एक p रह गया, जो एक p रह गया अनहाइब्रिड रह गया मतलब, तो वो पाई बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, इसका मतलब CH2 हर एक कार्बन के साथ 3 sp2 ऑर्बिटल है, एक s और 2 p, एक s और 2 p, ये 3 बन रहे हैं। सो कुल मिलाकर 3 sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो बन जाते हैं, जिस तरह के आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है। सो इस कार्बन का एक sp2 हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैप कर देता है, दूसरा sp2 दूसरे हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैप कर लेता है, तीसरा sp2 जो रह गया वो अगले वाले कार्बन के sp2 के साथ ओवरलैप कर लेता है। अब इस कार्बन का ये sp2 तो इसके साथ ओवरलैप हो गया है, 2 sp2 इसके रह गए हैं, वो इसी तरह से इस्तेमाल हो जाते हैं। sp2 इस s के साथ जो कि हाइड्रोजन का है, ये sp2 इस s के साथ जो इस हाइड्रोजन का है, बन गया स्ट्रक्चर CH2 3 sp2 हर एक कार्बन के साथ है, 2 sp2 वो 2 s हाइड्रोजन के 2 s के साथ ओवरलैप कर लेता है और एक sp2 इस sp2 के साथ ओवरलैप कर लेता है, सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। अब बाकी पीछे जो रह गया इस कार्बन के अंदर ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, वो इस प्लेन को परपेंडिकुलर ये ऑर्बिटल अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर। सो वो एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैप कर जाते हैं और इसी तरह से डबल बॉन्ड वो बन जाता है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स। बात आ रही है समझ में? अब जब हम कह रहे थे कि अल्कीन्स आर लिस्टेबल, अल्केन्स की निस्बत लिस्टेबल है, तो वो क्यों लिस्टेबल है? वो इसीलिए लिस्टेबल है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है साइड वाइज ओवरलैप हो रहे हैं पाई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, तो वो कंप्लीटली ज्यादा एक्सटेंट में, ज्यादा हद में ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। अब ओवरलैप की हद एक्सटेंट कम है तो इसका मतलब ये बॉन्ड कमजोर है। बॉन्ड कमजोर है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोपाइल अटैक कर सकता है, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रोपाइल अटैक कर सकता है, रिएक्शन वो अल्कीन के साथ कर सकता है। इसलिए अल्कीन अल्केन के निस्बत जो कि सैचुरेटेड है उसके निस्बत वो कम स्टेबल है। बात यहां तक भी आ गई समझ में? अच्छा, अब है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, वो भी कर लेते हैं। चलो, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स को हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं? मुख्तलिफ तरीके हैं, यहां पर 2 तरीके आपकी किताब में लिखे हैं। एक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, नंबर 1 डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को उठाओ, उसको डिहाइड्रेट करो, मतलब उससे पानी निकाल दो। जब उससे पानी निकल गया, अल्कोहल डिहाइड्रेट हो गया, अल्कीन बन जाएगा इस तरह से। ये है CH3 CH2 और OH, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल जिसको हम कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में डालकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट लेकर राइज करके इन दोनों के जरिए हम इससे वाटर मॉलिक्यूल को निकाल सकते हैं, जिससे ये डिहाइड्रेट हो जाएगा। देख लो यहां पर जब हम ये अमल कर लेंगे तो यहां पर कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? वो ये बनेगा। HOH को वो हम निकाल लेंगे। जब ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये आ जाएगा, यहां पर वाटर बन जाएगा। ये पीछे जो रह रहा है, हर एक कार्बन के अब 3 बॉन्ड है, 1 2 3 1 2 3, तो चौथा बॉन्ड मुकम्मल करने के लिए एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरह से E3 वजूद में आ जाएगा। तो अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके हम अल्कीन बना सकते हैं। जिस लेवल का अल्कीन बना रहे हो उसी लेवल का अल्कोहल वो डिहाइड्रेट कर लो। मान लो पेंटीन बना रहे हो तो पेंटाइल अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना पड़ेगा। अच्छा,
दूसरा तरीका है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। अच्छा, अब ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल को उठाओ, उसकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर लो। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब हेलोजन। वो कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों मौजूद हो, मतलब अल्काइल हेलाइड्स हो, उनसे एक हाइड्रोजन को और उसी एक हेलोजन एटम को जो उनके अंदर मौजूद है वो हटा लो अल्काइल हेलाइड से। सॉरी, ये अल्कोहल्स नहीं है, ठीक है, अल्काइल हेलाइड्स है, अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल हेलाइड से एक हाइड्रोजन अल्काइल से और ये जो हेलाइड है हेलोजन, इसको निकाल लेंगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी, अल्कीन खुद वजूद में आ जाएगा कुछ इस तरह से। देखो CH3 CH2 Br, ये है इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड। अब इसके साथ अगर हम वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर दें तो इनकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी अल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर। वो इस तरह से होगी, ये के इस Br को उठा लेगा, ये OH यहां से एक हाइड्रोजन को उठा लेगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा KBr। ये OH जब इससे एक H को उठा लेगा तो बन जाएगा H2O। पीछे क्या रह गया, Br भी चला गया, चलो ठीक है, चला गया, एक H भी यहां से चला गया, तो क्या रह गया CH2। CH2 के बांड के बीच डबल बांड होता है, CH2 डबल बांड CH2 डबल बांड CH2, जिसको हम ईथीन कहते हैं। तो इस तरह से ईथीन वजूद में आ गया, इसको हम कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल हेलाइड्स को डिहाइड्रोहेलोजिनेट करके अल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर हम इस काबिल है कि अल्कीन्स को बना सके। देख लो, इसको भी अगर समझ में आ गया हो फिर बोल लेना, ताकि फॉरवर्ड हम चले जाए ऑनवर्ड। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स, इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देख लो पहले इसको कि समझ में ये आ जाए।